मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इंस्टीट्यूट गुगली क्लासेस में। तो सेल साइकिल अपने आप में एक विचित्र टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस यानी पास्ट में जो बैच पढ़ाए हैं एक्सपीरियंस का, स्टूडेंट्स टिश्यू वर्ड को सुनना तो 10th क्लास से शुरू कर देते हैं। यानी 10th क्लास से ही टिश्यू वर्ड जो है वो सुनने लग जाते हैं, और सेल साइकिल और टिश्यू। लेकिन और फिर उसके बाद वो 10th में पढ़ेंगे, 12 तक पढ़ेंगे, 11 12, फिर वो अपना नर्सिंग करेंगे, चाहे जीएनएम या बीएससी, तो उसमें भी पूरा ये दोनों टॉपिक्स को वो सुनेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं यूट्यूब या कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों किसी भी क्लासेस के अंदर वो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में सुनते हैं और समझते भी हैं। टीचर्स काफी बेस्ट एफर्ट भी करते हैं, लेकिन होता यह है कि जब एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता है तो अटेम्प्ट होता ही नहीं। क्योंकि जब मैंने पूछा भाई क्यों अटेम्प्ट नहीं होता है, क्या कारण रहता होगा इसके पीछे, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये दोनों टॉपिक्स जो हैं याद नहीं रहते। तो याद नहीं रहते हैं, इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए और इसे दूर करने के उद्देश्य से वुगली इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। और वुगली इंस्टीट्यूट ने वो कर दिखाया जो बहुत से लोग नहीं कर पाए। यानी कि वुगली इंस्टीट्यूट जब अपने पढ़ाने वाले सेक्टर में आया, तो वुगली इंस्टीट्यूट ने यह ठाना था कि यार जो भी स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे उनको पूर्ण रूप से अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो उसी उद्देश्य के साथ हम आज भी पढ़ाते हैं और सिखाते हैं मैक्सिमम। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने की पूरी कोशिश करते हैं छात्रों के अंदर कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको आप दिल से महसूस करो कि यार उस टॉपिक के अंदर क्या गहराई है और वो एग्जाम में कैसे आएगा। दो पार्ट होते हैं, पढ़ना और पढ़ करके एग्जाम में उसको करना। तो पढ़ना एक सिंपल चीज है कि कोई भी पढ़ लेगा, सुन लेगा, समझ लेगा, लेकिन उसी टॉपिक को एग्जाम में कैसे यूज करना है ये सिखाता है आपका वुगली इंस्टीट्यूट। और इसी इंस्टीट्यूट का उद्देश्य रहा है शुरू से कि जितने एस्पिरेंट्स को हम पढ़ाएंगे उनको सबको अंतिम मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मेरे साथियों, इसी के साथ मैं आपको आज फिर से एक सुंदर टॉपिक, वैल्यूएबल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफिकल्ट टॉपिक सिखाने वाला हूं। सेल साइकिल और टिश्यू। हिंदी में कहते हैं कि सेल साइकिल और टिश्यू जो है याद नहीं रहता है। तो आइएगा आज समझते हैं क्लिनिकली सेल साइकिल की वैल्यू या यूज क्या है, क्यों आवश्यक पड़ा है सेल साइकिल। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपने सुना होगा कि जब हम क्लिनिकल पेशेंट को अटेंड करेंगे और बेड साइड हम खड़े होंगे तो उस टाइम हमें दिखेगा कि कोई बेड रिडन पेशेंट है। बेड रिडन पेशेंट जो एकदम धीरे धीरे फ्रेडिलिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि अब वो आंशिक या पूर्ण रूप से बेड रिडन हो चुका है, अपनी खुद की सेल्फ केयर करने में असक्षम हो चुका है। ऐसे पेशेंट्स को खासकर दिक्कत आती है कि एजिंग वाले पेशेंट्स में, अब वो 60, अब वो 50, तो ऐसे पेशेंट्स में मेनली शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है और उस कारण से सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी घट जाती है। और सेल्स में डिवीजन कैपेसिटी घटते ही न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन होना भी रिड्यूस हो जाता है। और यदि अगर उनको किसी पर्टिकुलर एरिया पर कोई इंजरी या प्रेशर के कारण कोई भी नुकसान हो जाता है तो फिर वो वुंड हीलिंग होने में, रिकवरी होने में काफी समय लगा लेता है। तो हम आज इस क्लास के माध्यम से क्लिनिकली यही कनेक्ट करेंगे कि यार जब कभी भी ऐसा होता है तो पेशेंट्स को खास करके दिक्कत आती है रिकवरी में। तो एक आपने सुना होगा कि हम जब कभी भी ड्रेसिंग करवाते हैं तो सबसे पहले हम उसको पॉविडोन से साफ करते हैं, ओके, बीटाडिन से साफ करते हैं। बीटाडिन क्या करेगा? बीटाडिन से साफ करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बीटाडिन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अंदर, उन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस वुंड में से किल कर देता है। ये काम होता है बीटाडिन का। दूसरा, उसके बाद हम फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड उस वुंड के ऊपर डालेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब मैं सिखा रहा हूं कि ड्रेसिंग कैसे की जाती है, एक बढ़िया ड्रेसिंग क्या होती है। सबसे पहले ड्रेसिंग करने में आप पूरी तरह से उस टिश्यू को अंदर से और बाहर से सारी हर तरफ से उसको पहले बीटाडिन से साफ करिएगा। बीटाडिन में बहुत पावरफुल एंटीसेप्टिक और बैक्टीरियोसाइडल टेंडेंसी होती है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे आपने बीटाडिन लगा करके उससे सफाई करके पूर्ण रूप से किल कर दिए हैं। अच्छा ठीक है साहब, बीटाडिन से किल करने के बाद सेकंड स्टेप ड्रेसिंग में आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके ऊपर डालना होगा। या तो आप सिरिंज में भर लीजिएगा, सिरिंज में भर करके और अंदर तक टिश्यू के ऊपर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है, H2O2 डालना है। तो H2O2 क्या करता है? H2O2 जितनी भी गंदगी उस कुंड के अंदर भरी हुई है, यानी कि जितने भी डेड पार्टिकल्स हैं, जितने भी टिश्यू जो डेड हो चुके हैं, जो रिपेयर नहीं होंगे, रीजनरेट नहीं होंगे, उन सब डेड पार्टिकल्स को, डेड टिश्यूज को ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करेगा? आपने देखा होगा जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं तो एक फोग उठता है। तो वो क्या करता है? सारे डेड टिश्यूज को उससे, उस वुंड से अटैच हो रहे थे उनको वो सबको डिटैच कर देगा और साफ कर देगा।
तो जितने भी डेड टिश्यू थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, उस वुंड में गंदगी थी, उस सारी गंदगी को क्या करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकाल देगा। बाहर निकालने के बाद आप क्लोराइड से साफ करो, क्लोराइड से धो लो उस पूरी वुंड को, और क्लोराइड से धो करके अब जो भी ट्यूब वगैरह आपको प्रेस्क्राइब कर रखी है, बर्न की वुंड हो सकती है, बेड सोर की वुंड हो सकती है तो जो भी आपको एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक कोई भी ट्यूब आपको प्रेस्क्राइब कर रखा है, आप उस ट्यूब का इस्तेमाल करके और आप उस वुंड पे ड्रेसिंग कर दीजिएगा। ये जो ड्रेसिंग होगा, ये ड्रेसिंग बहुत बढ़िया ड्रेसिंग होगा। तो मेरे साथियों, ड्रेसिंग जो की जाती है, ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, टिश्यू को पूर्ण रूप से नीट एंड क्लीन रखना और डेड टिश्यूज को हटा देना। जबकि टिश्यू हीलिंग कैसे करेगा, टिश्यू तो यानी कि खुद हीलिंग करेगा, जो उस पर हीलिंग होगा ना, वो तो खुद सेल्फ बॉडी हीलिंग करेगा। तो हीलिंग अच्छा हो, इसके लिए क्या आवश्यक होता है, HB बढ़िया होना चाहिए, 12 के आसपास होना चाहिए पेशेंट का, प्रोटीन अच्छा होना चाहिए डाइट में, वुंड हीलिंग तभी बेस्ट होगा, एल्बुमिन का लेवल ठीक होना चाहिए, तो वुंड हीलिंग ठीक होगा। तो वुंड हीलिंग अच्छा हो, इसके लिए हमारी बॉडी में कुछ फैक्टर होते हैं, और वो हमारी बॉडी के फैक्टर ही कोई भी इंजरी से हमें रिकवर करते हैं। तो ड्रेसिंग का काम होता है सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्तों कि पेशेंट को एक प्रकार से हम इंजरी से मतलब जो ड्रेसिंग हम दे रहे हैं, ड्रेसिंग का पर्पस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इन सब से हमारे पेशेंट को बचाना और उस वुंड एरिया को एकदम सेफ रखना। ओके, बताता हूं, तैयार हैं आप लोग? तो अब हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में जो सेल को अफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर होता है गजोदर हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया सेल इंजरी का मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहां पर मैं कह दूंगा मोस्ट कॉमन कोज फॉर सेल इंजरी। सेल बेचारी अगर मरती है ना, तो 90% केसेस में उसकी मृत्यु का कारण रहता है ये हाइपोक्सिया। बड़ा दुश्मन है ये सेल का, ठीक है ना। अब सेल जब मरेगी, तो सेल मरेगी और सेल रप्चर होगी, तो उसमें से भाई हार्मफुल केमिकल निकलते हैं। हार्मफुल केमिकल्स रिलीज्ड फ्रॉम इंजर्ड सेल। इंजर्ड सेल में से क्या निकलेंगे? हार्मफुल केमिकल्स। और ये हार्मफुल केमिकल्स क्या कर देंगे? नेबरिंग सेल्स के अंदर इन्फ्लामेशन कर देंगे। तो क्या कर देंगे ये? इन्फ्लामेशन, जो सेल की डेथ हुई उसके आसपास की जितनी भी सेल्स है उन सब के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। और ये इन्फ्लामेशन होने का कारण क्या रहता है? सेल से निकलने वाले हार्मफुल केमिकल्स। ये हार्मफुल केमिकल, तो आपको पता है कहीं भी इंजरी होती है तो वहां सूजन आ जाती है, रीजन इज दैट। आज समझ में आया? सेल की डेथ होती है, रीजन इज दैट, समझ में आया? हाइपोक्सिया। कई बार एमएस ने पूछ लिया इस क्वेश्चन को, बहुत सी बार पूछा आपके नोट सेट ने, क्लियर है? अब क्या हुआ, सेल जैसे आरबीसी के बारे में बताऊं, मान लो आरबीसी की जिंदगी होती है 120 दिन की। अब सेल अगर 120 दिन की जिंदगी जी करके बढ़िया प्लांट था, 120 दिन बाद मरना ही है, तो वो एक नेचुरल डेथ है, यस और नो? तो सेल की अगर नेचुरल तरीके से डेथ हो जाए, क्या हो जाए? नेचुरल डेथ। नेचुरल, या मैं यूं कहूं कि प्लांट टाइप से डेथ हो जाए, जैसे आरबीसी 120 दिन जी चुका है, तो इस वाली डेथ को, इस तरह से जब डेथ होती है, तो इसको हम एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। मेडिकल भाषा में इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। लेकिन यदि अगर सेल की डेथ इंसिडेंटली हो जाए, अनप्लान्ड तरीके से हो जाए, यानी एक्सीडेंटल सेल डेथ हो जाए भैया, एक्सीडेंटल या अनप्लान्ड टाइप की डेथ, ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं था, ओके, अपने आप हो गया, कुछ ऐसा घटना घटित हुई और उससे सेल की डेथ हो गई, तो वो कहलाता है नेक्रोसिस। क्या कहलाता है? नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस यानी कि आपने सुना होगा एमआई, मायोकार्डियल इंफाक्शन, और एपोप्टोसिस यानी कि आरबीसी आफ्टर 120 डेज। आफ्टर 120 डेज। तो बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि अब हमारे बीच सेल नहीं रहेगा, कल से टिश्यू शुरू हो जाएगा। मेरे दोस्तों, कितना एंजॉय किया आपने मेरे साथ पढ़ाई करके, और कैसे लग रहे हैं मेरे सेशंस? और NO1 बैच आपका इंतजार कर रहा है। अगर सपने देखना शुरू कर दिया है तो पढ़ना भी शुरू कर दीजिएगा। और मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि अगर बनना है तो सरकारी बनो और फुगली चुनो। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि। हर हर बुगली, घर घर बुगली। मिलते हैं रात 10 बजे मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेकर आऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग और डिफरेंट और काफी क्रिएटिव हाथ से बनाए हुए क्वेश्चंस, जो आपकी नॉलेज में लगाएंगे नए तरीके से एक ऊर्जा, और 4 चांद आपकी नॉलेज में लगाने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। शुभ रात्रि।